चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली एमसीडी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को वोटिंग करने की इजाजत देने के एलजी के फैसले को चुनौती देने वाली आप नेता डॉक्टर शैली ओबरॉय की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, मुल्क की राजधानी में यह हो रहा है, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 आर के हिसाब से मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव जल्द से जल्द होना बेहतर है। भारतीय मूल के नील मोहन यूट्यूब के नए सीईओ होंगे। वो सुसान वोजिकी की जगह ले रहे हैं। सुसान ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है। यूट्यूब के मुलाजमीन को भेजे एक खत में सुसान वोजिकी ने यह कहा है कि वे अपने परिवार, सेहत और इनफरादी प्रोजेक्ट्स के लिए यूट्यूब छोड़कर जा रही हैं। मोहन गूगल के साथ 2008 से काम कर रहे हैं। फिलहाल वो यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर हैं। सीईओ का पदभार संभालते ही मोहन गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, आईबीएम के अरविंद कृष्ण और एडोब के शांतनु नारायण के साथ भारतीय मूल के ग्लोबल टेक्निकल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। बाबा बागेश्वर धाम सरकार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बयान देते हुए हिंदुओं से अपील की है कि सिर्फ हिंदू राष्ट्र की मांग करो और इसे बनाकर रहो। वहीं इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अपने रद्द अमल का इजहार किया। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने मुसलमानों को धमकी दी है और ये कहा है कि पासपोर्ट बनवा लें और वो पाकिस्तान चले जाएं। और इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि टोपी वालों को हम सनातनी बना देंगे। ये उनकी बातें देश को तोड़ने वाली हैं और देश में नफरत फैलाने वाली हैं। मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, वो लोग जो बागेश्वर धाम में जाते हैं, उनके प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, वो कतान ना जाएं और वहाँ जा कर के उनकी कथाओं को, उनके वक्ताओं को बिल्कुल ना सुनें। इससे ईमान कमज़ोर होगा। तो मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि मेरी अपील पर वो ध्यान दें और किसी तरीके से बागेश्वर धाम के बाबा से कोई ताल्लुक़, कोई संबंध न रखें। बाबा देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। 1947 में एक मरतबा देश टूट चुका है, उसका खमियाजा सब लोगों ने भुगता है। जिन लोगों को जाना था वो चले गए, जिन लोगों ने भारत को पसंद किया और यहाँ की सरजमीन से मोहब्बत और प्यार किया, वो यहाँ रह रहे हैं और यहाँ पे रहते हुए एक 75 साल का अरसा गुजर गया और ये बहस खत्म हो गई 75 साल पहले। अब इस बहस को जिंदा करने का क्या मतलब है और मुसलमानों को धमकी देने का क्या मतलब है? मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि वो मुसलमानों को धमकी न दें। हिंदुस्तान का बाशिंदा अमन पसंद और शांति पूर्वक है और यहाँ पर लोग अमन शांति के साथ में रहते हैं, प्यार मोहब्बत भाईचारे के साथ में रहते हैं। देश की तरक्की की बात होना चाहिए और धमकियों की बात नहीं होना चाहिए। वहीं इस मामले पर मुस्लिम रहनुमा मौलाना अली हुसैन कुम्मी ने भी कड़ी मजम्मत का इजहार किया है। देखिए, पहली बात तो ये है, कोई भी बाबा हो, उनकी औकात नहीं है कि इसको हिंदू राष्ट्र बना सके। ये ना हिंदू राष्ट्र कभी हुआ है और ना कभी हो पाएगा। ये राज जो है वो इंसानों का राज है, इंसानों का राज रहेगा। यहाँ हर धर्म, हर मजहब, हर कौम के लोग रहते हैं। कोई अगर चाहे कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहे तो कभी काम करता है। और आप देख रहे हैं बाबाओं की पोजीशन क्या है। बाबा रामदेव देखिए 1.5 लाख का है, दिल्ली में भागा वहाँ कपड़े औरतों में पहन के। एक जो है आसाराम बापू जेल में बंधा लड़कियों के केस के अंदर। एक बाबा राम रही, वो भी लौटियाबाजी करके आज भी जेल में सड़ रहा है। तो बाबाओं की तो पोषण यहाँ पर ये चल रही है उत्तर हिंदुस्तान के अंदर। इन बाबाओं की औकात नहीं कुछ देश बना सके या हिंदू बना सके। हमें शराफत से रहो, इंसान बन के जैसा रह रहे हो। ये देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा। ये कोई ना हिंदू देश बनेगा, ना मुस्लिम देश बनेगा, ना सिख देश बनेगा, ना ईसाई देश बनेगा। ये इंसानों का देश था, इंसानों का देश है, वो इंसानों का देश रहेगा। वहीं हिंदू राष्ट्र के सवाल पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा है कि गांधी के देश में हिंदू राष्ट्र बनाना मुमकिन नहीं। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है।
इसलिए संभव ही नहीं है जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया। तो आप सोच लीजिए और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे मुजाहिरे में झड़प की खबर सामने आई है। एहतजाजी मुजाहिरे के दौरान ईटानगर में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के बीच झड़प जमकर हुई। हालात पर काबू पाने के लिए मुजाहिरीन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, साथ ही लाठीचार्ज भी किया गया। बता दें कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान तैनात किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे एहतजाजी मुजाहिरे को देखते हुए ईटानगर में आधी रात 12 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने विधानसभा में बजट पर परिचर्चा की। इस दौरान उन्होंने रियासत के नौजवानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने बेरोजगारों के लिए 1 लाख भर्तियों का ऐलान किया है। इसके अलावा सीएम ने गंगानगर कॉलेज समेत 20 कॉलेजों में हॉस्टल खोलने का ऐलान किया है। विधानसभा में अपने खिताब के दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि माली इंतजाम इतना शानदार रहा है कि इसलिए हमने तालीम, हेल्थ और सड़कों में काम करने के लिए लगा दिया है। उन्होंने कहा जो हमने बजट में दिया है वो पूरे मुल्क में चर्चा का विषय है। अशोक गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वो सभी रियासत हमारे बजट को अपने मैनिफेस्टो में ज़रूर इस्तेमाल करें। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर इरफान अंसारी की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आइंदा हज के सफ़र पर रवाना होने वाले आज़मीन हज को तमाम तर सहूलियात मुहैया कराने, महकमा फलाह के बजट में इजाफा के ताल्लुक से मुतालबा करने, वज़ीर आला हेमंत सोरेन से मिलकर तमाम हालात से वाकिफ़ कराने जैसे मौज़ूआत पर बातचीत हुई। इस मीटिंग में रुकन असम्बली सरफराज अहमद के अलावा हज कमेटी के कई मेंबरान शामिल हुए। सरफराज साहब विधायक जी और सभी मेंबर्स की मौजूदगी में बैठक हुई। बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए और ख़ास करके आने वाले दिनों में जो हज में जाएंगे लोग उसकी तैयारी के लिए सबके सुझाव लिया गया और हज हाउस तो बन गया है लेकिन व्यवस्था नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है, स्टाफ नहीं है, रूम कमरे सब सड़ गए, लिफ्ट काम नहीं कर रहा है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। तो इसको लेकर काफ़ी सदस्यों ने हंगामा किया और मैंने इस संबंध में विभाग के जो नगर आयुक्त हैं 24 से मेरी बात हुई और कल्याण विभाग की जो सेक्रेटरी उनसे भी मैंने वार्ता हुई और हमने कहा कि कम से कम अगर हज हाउस बना है तो उसको चलाइए बढ़िया से, नहीं चलाना तो बंद कर दिए हज हाउस को। क्या के लिए रखेंगे हज हाउस? मेंटेनेंस का कोई पैसा नहीं मिलता है सरकार की तरफ से, रख रखाव के लिए भी नहीं, टूट रहा है, गिर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मेरी बातों को लिया गया है गंभीरतापूर्वक और हमने कहा है कि जितने भी हाजी में जाएंगे उनकी व्यवस्था करना है, टेंट वगैरह की व्यवस्था करना है। हमारे पास मैन पावर की कमी है, हमारे पास टेक्नीशियन की कमी है, इलेक्ट्रीशियन की कमी है, तो हम लोग बना के दिए हैं। गाड़ी नहीं है, गेस्ट आते हैं बाहर से, तो इन सारी बातों पर निर्णय लिया गया है। तो हमें लगता है कि हमारी बात को सरकार मानेगी। बजट में भी प्रावधान किया गया, बंगाल में हज हाउस को प्रति ईयर 9 करोड़ रुपये मिलता है और यहाँ मात्र 50 लाख रुपया, तो ऐसे में कैसे मेंटेनेंस होगा? तो ये भी बात मैंने सेक्रेटरी को कहा है, तो सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि जो भी रिक्वायरमेंट है आप लोगों का दे दीजिए, आने वाले बजट में हम लोग इसको पुट अप करेंगे और इसका रास्ता निकालेंगे। मनु के साबिक चांसलर जफर सरेशवाला की एक पहल तालीम और तरबियत के जरिए एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। ये प्रोग्राम जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट के ताउन से जामिया हमदर्द कैंपस में मुनक्किद किया गया। मुल्क के जाने माने एजुकेशनिस्ट ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद तालीम और तरबियत के इस अक़दाम से तलबा और नौजवानों को फ़ायदा पहुँचाना और तलबा को अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए नए आइडियाज़ को तैयार करने के लिए उनकी हौसला अफजाई करना था। You cannot buy a Reliance till you don't have 1 lakh rupees. Over a period of time, they have brought it down. Now you can even buy 1 share. So, and then, so it's not about that. I'll give an example because we thought, Maria, I thought let's invite madrasa students also in these programs. So I got this idea in Hyderabad. And I talked to a couple of people and the top people in the government. They said, यार वो मदरसे के बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर?
देन आई सेड कि हाँ कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ आएंगे तो उनको पता चलेगा कि मदरसे के बाहर भी एक दुनिया है। सो वी वांट टू शो यू दैट। तो अभी तो आपको बता रहे हैं, हमको तो कोई नहीं बता रहा था, जब बाहर निकले तो पता चला मालूम नहीं क्या है इसके आगे दुनिया। तो मदरसे के बच्चों को मैंने बुलाया, आई कॉल्ड। फिर मुझे पता चला यहाँ लड़कियों का भी मदरसा है मारियम, तो आई वेंट देयर। अच्छा, मुझे तो लगता है कोई निकाब में आए, हिजाब में आए, भाई चलता है अपने को बात करने में, और मैं पूछ लेता हूँ लड़की को कि भाई आवाज का तो पर्दा नहीं है ना आपके लिए? वो भी होता है आजकल। तो मैं लड़कियों के मदरसे में गया, मैंने कहा नहीं आप आइए वहां पर, आप हिजाब में आइए, मैं ये डिबेट में नहीं जाना चाहता, हिजाब सर ढका जो भी, आप पूरे ढके हुए में आइए। उस प्रोग्राम में 14 बच्चियां आई मदरसे की, और 20 या 22 बच्चे मदरसे के भी हैं, लड़कों के मदरसे के। फिर जब खत्म हुआ तो मैंने वो लड़कियों को कहा कि आइए, तुमने क्या यहाँ के क्या देखा? मैंने कहा निकाब में आइए, लेकिन हमको बताइए कि व्हाट यू फेल्ट। मैंने बाद में वो मौलाना से पूछा 1-2 महीने के बाद कि यार वो बच्चे आए थे, क्या हुआ? तो आई कुड आस्क देम कि लेके क्या गए? उन्होंने जो जवाब दिया वो मेरी कमाई है। कहा जफर भाई जितने आए थे सबने डीमैट अकाउंट खोला, एक ब्रोकर के वहां अकाउंट खोला, और अपने फोन से अब शेयर की खरीदो फरोख्त करते हैं। मैंने कहा मेरा काम हो गया। तो हम ये चाहते हैं, शुरुआत आप स्टार्ट करो कहीं से, बस ये है। भारत राष्ट्रीय समिति के सदर और तेलंगाना के सीएम कुलबकुंतला चंद्रशेखर राव की आज यौम पैदाइश है। इनका जन्म 17 फरवरी 1953 को चितानमदका में हुआ था। केसीआर आज अपना 69वां जन्मदिन मना रहे हैं। केसीआर तेलंगाना के सीएम और तेलंगाना रियासत के अहम कारकुन भी हैं। केसीआर तेलंगाना के मेदक जिले के गजवेल विधानसभा हल्के से विधायक हैं। इनकी यौम पैदाइश के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियों ने इनकी लंबी उम्र की दुआएं मांगी। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने स्टूडेंट लीडर के तौर पर अपना सियासी करियर शुरू किया था। इनके जन्मदिन पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन पर विश देते हुए लिखा कि तेलंगाना के सीएम केसीआर गारू जी को जन्मदिन की बधाई। मैं उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। इन्हीं के साथ साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू ने भी उन्हें जन्मदिन पर विश किया और लिखा, माननीय मुख्यमंत्री केसीआर गारू को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल 1980 में संजय गांधी की रहनुमाई में आंध्र प्रदेश युवा कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले केसीआर अब कौमी राजनीति में कदम रखने की सोच रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने 20 साल पुराने इतिहास में नया कदम उठाते हुए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदल दिया और इसको भारत राष्ट्रीय समिति नाम दिया है। जो इतिहास चला उसको साफ बता रहे। अब देखिए, कुछ हल निकला, कुछ समाधान निकला। कांग्रेस गया, बीजेपी आया, भाई वही भाषणबाजी, कोई ये बात तो कोई वो बात, तू कितना मैं कितना, तू कितना का आया मैं कितना का आया, तेरा वो घोटाला तो मेरा ये घोटाला। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री बने, उनका एक बड़ा गंभीर स्कीम था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया जोक इन इंडिया बन गया। क्या किधर गया भाई मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया काम करता तो हर शहर में, भारत के हर छोटे छोटे शहर में चाइना बाजार लगता है। पतंगों का मांझा चाइना से आता है। दीपावली के पटाखे, होली के रंग, दीपावली के दिए, आखिर हम पूजने वाले गणेश मूर्तियां, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये सारी चीज चाइना से आते हैं। आपके लोग, लाखों लोग, हजारों लोग तेलंगाना में आते रहते हैं और तेलंगाना के भाई बंधु यहां भी आते हैं। आज 24 घंटा करंट मिलता है तेलंगाना में। किसानों को प्रकल्प से जो पानी देते हैं, पानी प्रकल्प से, प्रोजेक्ट से, कोई पानी पट्टी नहीं, फ्री में पानी देते हैं। किसानों को 24 घंटा
उच्च गुणवत्ता वाला बिजली फ्री में देते हैं। कोई जाके, कोई माई का लाल का दम नहीं है किसान के पास जाके तुम्हारा कितना एचपी है, कितने मोटर है,